हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका हमारे इस YouTube चैनल पे। आज हम यहाँ पर बात करेंगे कि क्या 12th का फिजिक्स जैसे मैथ्स का पेपर भी टफ हो सकता है या फिर नहीं। अगर टफ होगा तो हम लोग क्या अप्रोच अपनी लगाकर अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। अभी भी हमारे पास 5 से 6 दिन पड़े हुए हैं एग्जाम को क्रैक करने के लिए, अच्छे से स्कोर करने के लिए। पूरी टिप्स समझिएगा कि क्या आप लोग टिप्स इस्तेमाल करके अच्छा मैथ्स में स्कोर कर सकते हैं। देखिएगा, फिजिक्स का पेपर कुछ ऐसा था, जब आप लोगों ने अटेम्प्ट करा तो आप लोगों को क्वेश्चन मतलब सॉल्व करने में दिक्कत आई। खास करके 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन और एमसीक्यू पार्ट में आप लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कत आई। अब क्या वो मैथ्स में भी आप लोगों को दिक्कत आ सकती है कि फिजिक्स जैसे क्या मैथ्स का पेपर इतना टफ होगा कि नहीं होगा। आप लोगों का केमिस्ट्री का पेपर बहुत अच्छा गया होगा, उसके लिए तो बहुत अच्छी बात है। बट अब लास्ट पेपर जो रह गया है ये मैथ्स का, क्या ये दिक्कत क्रिएट करेगा। आइए समझते हैं पूरा पूरा ट्रेंड। देखिए, अगर आप लोग ट्रेंड के हिसाब से आप लोगों ने सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करा होगा। फिजिक्स के भी आप लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे, लेकिन इस साल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसा अपने पास कुछ नहीं मिला। हाँ जी। तो अगर अगर आप लोगों ने मैथ्स के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं, तो आप लोगों को कुछ चीजें ट्रेंड पता चल रहा होगा कि भाई सबसे ज्यादा जो टफ वाले एमसीक्यू रहते हैं वो किस चैप्टर में से रहते हैं। मुझे नहीं लगता कि भाई आप लोगों को कभी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते समय एमसीक्यू पार्ट में दिक्कत आई हो। अगर आई भी होगी तो ज्यादा से ज्यादा आई थिंक एलपीपी वाले पार्ट में दिक्कत आ सकती है, जो सबसे इजी होता है एलपीपी वाला पार्ट। लेकिन इसका जो एमसीक्यू पार्ट है उसमें बच्चे बहुत सारी मिस्टेक कर लेते हैं। तो एक तो पार्ट ये है भाई जहां पर आप लोगों को दिक्कत आती है एमसीक्यू वाले क्वेश्चन में। और अगला चैप्टर आप लोगों के पास आता है रिलेशन एंड फंक्शन। आप कहेंगे सर ये तो अकेला एमसीक्यू नहीं, ये तो पूरे पूरे चैप्टर में ही प्रॉब्लम है। अरे नहीं यार, ये सबसे ज्यादा इजी चैप्टर है। तो यहाँ पर भी आप लोगों को चलो मैं मान के चलता हूँ कि एमसीक्यू वाले पार्ट में दिक्कत आती है। उसके बाद जो अगला टॉपिक आता है आप लोगों के पास वो आता है इंटीग्रेशन। ये भी आप लोग कहेंगे कि सर इसमें भी पूरे पूरे चैप्टर में दिक्कत आती है। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, इंटीग्रेशन भी एकदम बढ़िया वाला चैप्टर है। तो यार मेन चैप्टर मैं ये कहूंगा। और एक और चैप्टर है मैट्रिसेस। इसमें भी आप लोगों को थोड़ी बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है जब आप लोग एमसीक्यू क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। तो यार मेरे हिसाब से ये 3 चैप्टर है। एक और चैप्टर कर ले, हाँ चलो एक और चैप्टर कर लेते हैं, प्रोबेबिलिटी। एक और चैप्टर प्रोबेबिलिटी, जिसमें आप लोगों को एमसीक्यू क्वेश्चन को डील करने में थोड़ी सी दिक्कत आती। इनके क्वेश्चन ऐसे हैं जो थोड़े से सीधे सीधे नहीं होते। अगर मैं बात करूं कैलकुलस की, क्योंकि मैंने यहाँ पर कैलकुलस ले लिखा, कैलकुलस के क्वेश्चन हमेशा आप लोग सीधे ही मिलते हैं। मतलब डेरिवेटिव कर दो, इंटीग्रेशन कर दो, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर कैसे बनेगा, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा, ऐसे क्वेश्चन आप लोग जानते हैं कि सीधे सीधे बनते हैं। लेकिन बाकी के जो 4 यूनिट मैंने यहाँ पर लिखे हैं इनके क्वेश्चन सीधे नहीं मिलते। सो हमें जो स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए, मैं पूरी पूरी अब पहले आप लोगों के सामने एक स्ट्रेटेजी वीडियो रखता हूँ। ठीक है, स्ट्रेटेजी रखते हैं कि भाई क्या चीज करने से आप लोगों का पेपर भी ना छूटे, पूरा पेपर टाइम पर हो जाए और आप लोगों के 75 से 80 के अंदर मार्क्स मिल जाए। देखिएगा, आप लोग पार्ट ए, अगर पार्ट ए को ट्राई कर रहे हैं, अब ये समय वो नहीं है कि भाई आप लोग एमसीक्यू क्वेश्चन को रैंडमली तुक्का लगाकर टिक कर रहे हैं और आप लोगों को नंबर मिल जाए। ये ऐसे क्वेश्चन आजकल नहीं आते। बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एमसीक्यू के अंदर। तो यार कोशिश करना, जब भी आप एमसीक्यू क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो लेस देन 30 या 25 मिनट, 25 मिनट के अंदर तो वैसे मुझे लगता है थोड़ा सा टफ है। 30 मिनट के अंदर अंदर आप लोग पार्ट ए को सॉल्व कर लीजिएगा। मैं पहले अब टाइम मैनेजमेंट सिखा रहा हूँ भाई, उसके बाद आता हूँ कंक्लूजन पर। तो टाइम मैनेजमेंट ऐसे रहेगी कि लेस देन 30 मिनट के अंदर आप लोगों ने पार्ट ए को अटेम्प्ट करना है। उसके बाद पार्ट बी, जब आप लोगों के पास 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मैं 2 मार्क्स की मैं बात करूं, यहाँ पर जो क्वेश्चन आते हैं ना, ये भी आप लोग लेस देन 20 मिनट के अंदर या फिर लगभग लगभग 20 मिनट के अंदर वो वाले क्वेश्चन सॉल्व करना जो आप लोग करके मतलब देख के देख सकते हैं भाई हाँ ये वाले क्वेश्चन मेरे हो जाएंगे। तो एटलीस्ट 4 क्वेश्चन तो यहाँ से आप लोगों के 20 मिनट के अंदर या 15 से 20 मिनट के अंदर सॉल्व हो ही जाएंगे। 15 से 20 मिनट के अंदर
4 क्वेश्चन, सिर्फ 4 कह रहा हूँ, सारे नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि सारे कभी कभी ऐसा होता है हमने पहली बार देखे होंगे, लेकिन 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप लोगों ने पहले किए होंगे, या फिर वो थोड़े से मतलब थोड़े से चेंजेस होंगे, उसमें स्टेटमेंट में थोड़ा बहुत चेंज होगा, बट बाकी सारा सही। उसके बाद पार्ट सी की बात करते हैं। पार्ट सी में जब आप लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे 3-3 नंबर के, है ना, तो यहाँ पर भी आप लोगों को थोड़ा सा समय लगेगा। यहाँ पर आप लोगों ने कोशिश करनी है कि 5 क्वेश्चन मैं कैसे मर्जी जैसे मर्जी सॉल्व कर लूं, लेकिन इसमें मैं 35 से 40 मिनट ही लगाऊं सॉल्व करने के लिए। 35 से 40 मतलब 35 मिनट से ज्यादा लगाने नहीं चाहिए। 35 मिनट के अंदर अंदर आप लोगों ने ये सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं। एक और चीज मैं आप लोगों को यहाँ पर साफ साफ स्पष्टीकरण में दे दूं कि आप लोगों के पास टाइम एक्स्ट्रा नहीं होगा, आप लोगों को 180 मिनट के अंदर ही अपना खत्म करना है ना, तो आप लोगों की किसी भी क्वेश्चन में गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। अगर आप लोगों की गलती की गुंजाइश होगी, आप लोगों को बाद में रियलाइज हुआ कि अरे यार डिटर्मिनेंट का आंसर ये नहीं आ रहा, ये आना चाहिए था, ऐसा, ये गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि इससे आप लोगों का पूरा पूरा टाइम खराब हो जाएगा। जो आगे आने वाले क्वेश्चंस होंगे आप लोगों के खराब हो जाएंगे और आप वहां पर नर्वस हो जाएंगे। ठीक है, सो ये चीज ध्यान में रखना कि अपना आंसर पहली बार में ही सही आना चाहिए। कैलकुलेशन करते समय एक आधा मतलब 10 सेकंड ज्यादा लग जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आंसर गलत नहीं करना। सो 5 क्वेश्चन हम लोग 35 मिनट के अंदर हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। आगे मैं बता देता हूँ पार्ट डी। ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना सबसे ज्यादा बढ़िया रहेगा। अगर आप यहीं से शुरुआत करेंगे तब भी ठीक है, लेकिन अगर आप पार्ट सेकंड से शुरुआत करेंगे तब भी आप लोगों को ठीक है। तो यार यहां से एटलीस्ट 2 या 3 क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट जरूर कर लेना भाई पार्ट डी में से। जो रह गया केस स्टडी, मैं आप लोगों को ये बड़ी अच्छी सजेशन दूंगा कि केस स्टडी एक ऐसा पार्ट है जो आप लोगों को हमेशा लास्ट में अटेम्प्ट करना चाहिए। लास्ट में सारा कुछ हो जाए, लास्ट के 30 मिनट, 30 नहीं 30 से ज्यादा दे देते हैं, 40 मिनट, लास्ट के 40 मिनट आप लोग यहाँ पर जरूर दीजिएगा। लास्ट के 40 मिनट अगर आप लोग 80 बटा मतलब 80 में से 75 से ज्यादा लेना चाहते हैं या 70 से ज्यादा लेना चाहते हैं, तो आप लोगों को ये क्वेश्चन पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। इतना अगर आप अटेम्प्ट कर लेंगे ना, इतना ये सारा, इससे और वो भी बिल्कुल एकदम बढ़िया वाला, तब आपके चांसेस है 70 नंबर आए। लेकिन अगर आप लोगों का ये पार्ट पूरा करेक्ट हो गया, तब आप लोगों के चांसेस हो जाएंगे कि 80 नंबर आप लोग अचीव कर पाए। अगर आप लोगों के 80 नंबर आ जाते हैं, तब आप लोग मान के चलेगा आप लोगों के मैथ्स में 100/100 आएंगे, वरना 100/100 नहीं आएंगे। देखिए हमेशा ये इतना लाइफ का ना ये बड़ा अच्छा लेसन है कि अगर आप लोगों को 80 नंबर अचीव करने हैं ना 100 में से, ठीक है, 80 नंबर 100 में से अचीव करने हैं, सबसे ज्यादा चांसेस है बच्चों के ये आ जाए। लेकिन अगर आपको 95+ चूज करने हैं ना, उसके लिए आप लोगों को सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अगर आपने अभी तक जितनी भी मेहनत करी है वो ठीक है, बट अगर आपको 95+ आपका टारगेट है, तो बहुत ज्यादा मेहनत चाहिए, बहुत ज्यादा। उसमें आपको ये भी क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन एकदम बढ़िया से करेक्ट वाले अटेम्प्ट करने, समझ में आया? सो ये तो हो गया थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट का, जिसमें मैंने आपको बताया कि केस स्टडी को हमें लास्ट में अटेम्प्ट करना है। आप लोगों की मर्जी है पार्ट डी को पहला देना है या फिर पार्ट बी को पहले अटेम्प्ट करना है। ठीक है, जैसे ही पार्ट डी कर लें फिर पार्ट बी पे आ जाना, या फिर ऐसा ट्रेंड करना, मतलब ऐसा डी बी और फिर सी, या फिर बी सी और फिर डी, ऐसा करके आप लोग अटेम्प्ट करना। और उसके बाद ए सेक्शन पर आना है। ए सेक्शन तो चौथे पर ही होगा, और फिर लास्ट वाला पार्ट ई पार्ट, ये हमेशा 5वें पे रहेगा। आप लोगों को अगर इस स्ट्रेटेजी से चलेंगे ना, पक्की बात है आप लोगों का पेपर रुकेगा नहीं, खत्म नहीं, खत्म जल्दी से जल्दी तो चलो 1-2 मिनट पहले तो हो ही जाएगा सॉल्व, अगर आप लोग इस स्ट्रेटेजी से चलते हैं। ये सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद ना दोबारा से इन्हीं के ऊपर आना पार्ट बी, क्योंकि हमें अच्छे मार्क्स चाहिए। ये तो अब आप लोग जल्दी से जल्दी मैनेज कर लेंगे। उसके बाद जो बाकी के बच गए होंगे क्वेश्चन, उनको अटेम्प्ट करना है। 2 3 4 जितने जितने भी बच जाएंगे, जितने जितने यूनिट से, उनको करना है, बिल्कुल एंड में नहीं। मतलब यार इसको केस स्टडी से पहले पहले आप लोगों का यहाँ वाला पार्ट सारा का सारा सॉल्व हो जाना चाहिए। अगर मैं 40 मिनट में यहाँ पर मान के चल रहा हूँ, तो मतलब 40 मिनट हो गया 140, 140 मिनट के अंदर अंदर आप लोगों के ये क्वेश्चन सारे के सारे सॉल्व हो जाने चाहिए भाई। अगर नहीं हो पाए फिर तो भाई आप लोगों को दिक्कत होने वाली है, यानी कि 2 घंटा 20 मिनट के अंदर आप लोगों को ये टॉपिक खत्म करना ही करना। ठीक है, अब कौन सा चैप्टर कहां से पूछा जाता है क्वेश्चन, ये बात करते हैं कि भाई
कैसे टॉपिक आप लोगों के 3 नंबर में आते हैं, 4 नंबर में आते हैं, केस स्टडी आती है। तो सबसे पहले मैं केस स्टडी की बात कर लेता हूँ। केस स्टडी जो रहती है ज्यादातर प्रोबेबिलिटी में से, मैट्रिक्स में से, रिलेशन फंक्शन में से, और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में से, और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, इन 5 चैप्टर से सबसे ज्यादा बार आप लोगों के पास पूछी जाती है। सबसे ज्यादा बार, बाकी बार भी बाकियों में भी आती है, लेकिन ये चैप्टर के चांसेस ज्यादा है। मतलब यहाँ पर आप लोग ये मान के चलेगा कि 5 चैप्टर में से किसी 2 चैप्टर की आप लोगों को तो मिलेगी ही मिलेगी केस स्टडी, लेकिन एक चैप्टर के नहीं, और किसी और टॉपिक में से हो सकता है, बट ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूं यहाँ पर डेरिवेटिव वाले चैप्टर, डेरिवेटिव, इंटीग्रल और एओआई, ठीक है। ये चैप्टर में से आप लोगों को कौन से मिलने वाले हैं? 3 और 4 नंबर वाले क्वेश्चंस मिलने वाले। इंटीग्रल का क्वेश्चन डेफिनेट का भी आता है, इनडेफिनेट का भी आता है, प्रैक्टिस दोनों की रख के चलना। ये है डेफिनेट में जो प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज अच्छे से पढ़ के चलना, प्रॉपर्टीज के प्रूव जरूर करके चलना। इनडेफिनेट में हर एक टाइप, सबसे ज्यादा जरूरी है टाइप्स इनडेफिनेट की सारी टाइप्स बंदे को आनी चाहिए यहाँ पर सॉल्व करते समय। अगर आप लोगों ने टाइप समझने में दिक्कत कर दी तो आप लोगों का क्वेश्चन वहीं पर खत्म हो जाएगा। एक सजेशन और दे देता हूं, जब भी इनडेफिनेट का क्वेश्चन आए आप लोगों के पास, है ना, इनडेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन आए, मान लीजिए क्वेश्चन आया, आप लोग समझ नहीं पा रहे कि वो क्वेश्चन किस चीज से होगा, तो पहली अप्रोच हमेशा आप लोग सब्स्टिट्यूशन के लिए सब्स्टिट्यूशन की तरफ जाना। सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, मतलब डेरिवेटिव चेक करना जरूर कि क्या वहां पर डेरिवेटिव पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा हुआ, ठीक है। डेरिवेटिव पढ़ने के बाद चेक कर लेना भाई डेरिवेटिव है कि नहीं। अगर डेरिवेटिव नहीं है तो फिर आप लोग वो स्पेशल इंटीग्रल की तरफ मूव ऑन होना जी। अगर स्पेशल इंटीग्रल भी नहीं है, वो जो 6 फार्मूलाज आप लोगों के पास होते हैं, 6 + 3 फार्मूलाज, अगर उनमें से भी नहीं है तो फिर आप लोग कोई और देख लेना। पावर, हाँ एक और चीज बता दूं, स्पेशल इंटीग्रल से पहले, स्पेशल इंटीग्रल से पहले यार, ये 3rd नंबर पर, ये 2nd नंबर पर करते हैं कि अगर न्यूमिनेटर की पावर डिनोमिनेटर से बड़ी हो इंटीग्रल के अंदर तो फिर डिवाइड वाला रूल, डिवाइड रूल, ये मत भूलना भाई। अक्सर बच्चे गलत कराते हैं, डिवाइड रूल के बारे में जानकारी नहीं रखते। ये तीनों चीजें सबसे पहले आप लोगों ने अपने क्वेश्चन में चेक करनी है इंटीग्रल की। ये चीजें हैं तो बहुत ठीक है, फिर तो क्वेश्चन इजी हो जाएगा। लेकिन इनके अलावा है तो वो कुछ और टाइप्स का क्वेश्चन है जी। जैसे बहुत सारी टाइप्स होती है ना, e⁻x, fx प्लस f'(x), ऐसा टाइप का, या फिर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर x, ऐसे वाले टाइप के क्वेश्चन कुछ भी आ सकते हैं ये। सो कैलकुलस पार्ट में से आप लोग ये देखिएगा जी, डिफरेंशियल इक्वेशन जो है, डिफरेंशियल इक्वेशन भी आप लोगों को 3 से 4 नंबर में पूछा जाता है, 3 में भी पूछा जाता है, 4 में भी पूछा जाता है। अच्छे से आप लोगों को कैलकुलस आता होगा। इनके जो क्वेश्चन होते हैं ना कैलकुलस वाले, ये ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं भाई, सिमिलर। जो आप लोगों ने एनसीईआरटी में क्वेश्चन करे होते हैं वैसे ही होते हैं। तो अगर आप लोग एनसीईआरटी को अच्छे से करके जा रहे हैं इन क्वेश्चंस के लिए, आप लोगों ने रट्टा नहीं लगाया हुआ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को, तो आप लोगों का ये क्वेश्चन बड़े अच्छे से अटेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं भाई नेक्स्ट अपने मैट्रिसेस वाले क्वेश्चंस की तरफ। भाई मैट्रिसेस क्वेश्चन तो ऐसा है ना, सिर्फ सुनने में मैट्रिक्स इजी है, सिर्फ देखने में, करने में, जब पेपर में आता है ना तब मैट्रिसेस आप लोगों को इजी नहीं लगता। क्योंकि यार मैट्रिक्स में जब हमें मैट्रिक्स बनाने का क्वेश्चन आ जाए ना, मैं सच में कह रहा हूँ, मैट्रिक्स बनाने का क्वेश्चन सबसे ज्यादा टफ रहेगा भाई। अगर तो आप लोगों को स्टेटमेंट नहीं पढ़नी आती, स्टेटमेंट से मैट्रिक्स नहीं बना पाते, तो आप लोगों के लिए टॉपिक सबसे ज्यादा टफ रहने वाला है। अगर बड़े में आ गया तो 3 से 4 नंबर आप लोगों के उड़ने वाले हैं भाई यहाँ पे। सो कोशिश करना मैट्रिक्स को बनाने की। मैट्रिक्स को अकेला पढ़ के मत चले जाना कि हाँ 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 हम सॉल्व कर लेंगे, ये वो कर लेंगे। आप लोग बेसिक मैट्रिक्स का जरूर मानकर चले कि आना चाहिए। जैसे मैट्रिक्स डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी होती है, डेट इक्वल टू नॉन जीरो, जीरो, सिंगुलर नॉन सिंगुलर वाली, है ना, ये प्रॉपर्टीज होती हैं, ये चीजें, और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये सारी चीजें। बट मैट्रिक्स खुद जब बनाने को आ जाए, करके जाना भी, सीख के जाना। नेक्स्ट बात करता हूं मैं प्रोबेबिलिटी वाले यूनिट पे। प्रोबेबिलिटी जो यूनिट रहेगा, एक ऐसा यूनिट है, हो गया सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी जैसा आ गया, बहुत बढ़िया बात। लेकिन अगर सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी जैसा नहीं आया, ये भी आप लोगों को टफ लगने वाला है।
क्योंकि प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में ही नहीं आता कि क्या वो कंडीशनल का है, क्या वो इंडिपेंडेंट का है, क्या वो बायस का है, कभी नहीं समझ में आता। ठीक है, सो कोशिश करना भाई अपने सारे के सारे एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन मिसलेनियस के साथ एग्जाम्पल के साथ आप लोग इन क्वेश्चन को देखकर जरूर जाइएगा। एक बार आंखों से नजर से निकला होना चाहिए क्वेश्चन, फिर आप लोगों का ये अटेम्प्ट हो जाएगा। ये एक में भी पूछा जाएगा, ये दो में भी पूछा जाएगा, ये तीन में भी, ये चार में भी, चारों के चारों यूनिट में आप लोगों के पास इसका क्वेश्चन तो मिलेगा ही मिलेगा, हमेशा मिलेगा। प्रोबेबिलिटी एक नंबर में तो फिर ज्यादा आ जाएगा। उसके बाद यूनिट की बात करते हैं वेक्टर और 3D वाला। अब जब वेक्टर और 3D की मैं बात कर रहा हूँ, आप लोगों के दिमाग में सबसे पहले आता है चीज 3D के केस में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। हाँ भाई, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एकदम बढ़िया क्वेश्चन है, आता होता है क्वेश्चन, बट ठीक है। इसके अलावा जो क्वेश्चन बनते हैं 3D के, जैसे कि इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन या फिर इमेज निकालने वाले, फुट निकालने वाले, ये क्वेश्चंस भी आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना। इनमें कोई भी बच्चा रट्टा ना लगा के जाए 3D वाले क्वेश्चंस में। 3D वाला क्वेश्चन तो ऐसा होता है कि यार अगर आप लोग डायग्राम बना ले, डायग्राम से चीजें को सोचना शुरू करें ना, तब आप लोगों का 3D का आंसर बिल्कुल सही आ जाएगा। 3D में आप लोगों की इमेजिनेशन अच्छी होनी चाहिए। ऐसे ही वेक्टर की बात कर लेते हैं। वेक्टर सिर्फ देखने में इजी है, लेकिन जब उसका क्वेश्चन आ जाए, यूनिट वेक्टर लिखा आ जाए, लैम्डा लिखा आ जाए, तब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है। वेक्टर का क्वेश्चन पूछा जाएगा ऐसे टाइप का ही, बट फिर भी हमें कंफ्यूज नहीं होना है। ए कैप इज द यूनिट वेक्टर, और फिर उसके बाद आगे की कुछ और वेक्टर निकालो। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के भी है। इसके लिए भी अगर आप लोग एनसीईआरटी और आर डी शर्मा पढ़ के जा रहे हैं ना, बहुत बढ़िया है, क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। वेक्टर का क्वेश्चन अड़ेगा नहीं आप लोगों का। लास्ट में अपने पास रह गया रिलेशन फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये रह गए जी, रिलेशन फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की मैं बात बता देता हूँ। ये तो भाई ऐसा टॉपिक है जो बच्चों से बहुत अच्छे से हो जाता है, लेकिन आईटीएफ के क्वेश्चन में बच्चे दिक्कत क्या करते हैं, बच्चों को डोमेन और रेंज याद ही नहीं रहती। तो कोशिश करिएगा डोमेन और रेंज को सबसे अच्छे से पढ़ के जाना। इसके ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करना है। चाहे जैसे मर्जी क्वेश्चन आए, ऐसे क्वेश्चन आए, कॉस इनवर्स की रेंज निकालने को आए, ये ऐसा वैसा, मतलब हर एक टाइप का आप लोग क्वेश्चन करके जाना। रिलेशन फंक्शन के केस में क्या रहेगा, 1 1 ऑन 2। बच्चे 1 1 तो कर लेते हैं, लेकिन ऑन 2 में दिक्कत आती है। तो भाई साहब ऑन 2 को लिखने का तरीका जरूर समझ के जाओ। ऑन 2 को लिखना है अच्छे से। साथ ही में यहाँ पर जो इक्विवेलेंस, ट्रांजिटिव, ये वाले रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ये वाले रिलेशन जो होते हैं, इसको भी प्लीज पढ़ के जाना। दोबारा से कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। आप लोगों को पूरी पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए कि रिफ्लेक्सिव कब होगा, सिमेट्रिक कब होगा, ट्रांजिटिव कब होगा। ये सारी की सारी जानकारी होनी चाहिए। कब ए कॉमा बी, कब ए कॉमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन करना चाहिए, ये। क्योंकि अगर वो चीजें गलत हो गई ना, आप लोग अपना आंसर लिख नहीं पाओगे। और इसके एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन जो ऐसा करके आता है ना, बने होते हैं ऑड और इवन, एन इज ऑड, एन इज इवन, ये वाले तो भैया जरूर करके जाना। बहुत बार आप लोगों के पास ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, सो ये ऑलमोस्ट ये आप लोगों की स्ट्रेटेजी जब रहेगी ना, तो आप लोगों के बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं भाई। 80 तो आ ही सकते हैं। समझ में आ गया। सो ऑल द वेरी बेस्ट। एलपीपी क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं अटेम्प्ट, तो करना। एलपीपी वाला जो क्वेश्चन आएगा वो 3 कंस्ट्रेंट वाला क्वेश्चन आएगा। ग्राफ पे बनाना होता है आप लोगों को, और ग्राफ पे अच्छे से ड्रॉ करना। हमें कोई जल्दबाजी नहीं है। जैसा मैंने बताया कि अगर आप लोग जल्दबाजी करने की कोशिश करेंगे, आप लोगों को बाद में उस चीज का रियलाइज हुआ कि इसका आंसर कुछ और आना था, हमारी कैलकुलेशन मिस्टेक है, हमारा ग्राफ ऐसा नहीं वैसा बनना था, भैया आप लोगों ने टाइम वेस्ट कर देना है उस केस में। और अगर आप लोगों का टाइम वेस्ट हो गया, फिर आप लोग फिर से मुंह लटका लेंगे कि अखीला पेपर था, लास्ट पेपर था आप लोगों का, और फिर हमारी दिक्कत हो गई। ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आप लोगों को किसी भी चीज का जरूरत हो, किसी भी चीज का मतलब टॉपिक चाहिए हो, आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं वीडियो के नीचे। होप कि आप लोगों का थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ा भी होगा, थोड़ा सा आप लोगों को मोटिवेशन मिली होगी कि हमें टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है और क्या क्या अप्रोच से हम लोग अपने क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। हैव अ वेरी बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट किसी क्लास में।